देखो हेडिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन बिटवीन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ओके, मतलब इन इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो इक्वेशन जो मिलेगी ना यहाँ पे, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कितना इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, कितना होल्स बन रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा बन रहा है तो होल्स कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, वो रिलेशन बताता है। एक इक्वेशन आती है वो रिलेशन, तो वो रिलेशन है यहाँ पे देखो। तो एक है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कौन सा प्रोसेस है? रिकॉम्बिनेशन कौन सा प्रोसेस है? किसी होल में, जो होल बना हुआ था उस होल में इलेक्ट्रॉन का क्या होना, फॉल होना बेसिकली। ओके, उस होल में जो बना हुआ था, एक वैकेंसी जो बन गई थी यहाँ पे, तो उस होल में जाकर के इलेक्ट्रॉन का क्या होना, ट्रैप होना दोबारा, उसे हम कौन सा प्रोसेस बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है। और एक जनरेशन का प्रोसेस था। जनरेशन का प्रोसेस क्या था कि किसी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना। तो फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होल बन जाता था, याद है? तो होल का बनना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना और होल का बनना, इसे हम क्या बोल रहे हैं? जनरेशन। और किसी और इलेक्ट्रॉन का आके इस होल में फिल कर देना, इसको ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन। ये प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन था। तो हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेशन का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन फास्ट होगा या स्लो होगा, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना। और दूसरा देखो, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेगा? होल्स के नंबर पे। होल्स ज्यादा होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक याद करो, 4 कमरे और एक आ रहा है कोई किराया ढूंढने वाला, किराएदार आ रहा है, ठीक है? क्योंकि किसी कॉलोनी में 4 कमरे हैं, एक किराएदार आ रहा है ना। कमरे 4 हैं, और एक केस में किसी दूसरी कॉलोनी में उतने ही मकान है और एक ही कमरा है खाली, और उसमें भी एक ही किराएदार आ रहा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 4 कमरे खाली हैं, यहाँ पे एक कमरे खाली हैं, तो बताओ किस किस जगह कमरा भरने के चांसेस ज्यादा हैं? ध्यान से देखो तो, मतलब अगर वो जा रहा है तो जल्दी से, यहाँ यहाँ 4 अवेलेबल है ना, हो सकता है तुरंत मिल जाए इसे कोई भी कमरा। मैं किसी पर्टिकुलर कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चांसेस की। तो यहाँ 4 खाली है ना, तो गया तुरंत मिल गया उसको कमरा और उसने ऑक्यूपाई कर लिया, उसे पसंद आ गया चारों में से कोई भी एक। हो सकता है ये पसंद ही ना आए ना, पर यहाँ पे जनरली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 4 अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, 4 ऑप्शन है उसके पास, तुरंत भर जाएगा। यहाँ यहाँ इस कॉलोनी में कमरा फिल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो होल्स के नंबर अगर ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन का रेट ज़्यादा होने वाला है। वही तो बात हुई। रिकॉम्बिनेशन का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ होल्स पे, मतलब होल्स कितने खाली हैं। ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल देखो, कि दोनों कॉलोनीज में एक एक कमरा है, या दो दो कमरे मान लो, जो भी है, ठीक है? 2 कॉलोनीज है, इन दोनों कॉलोनीज में 2 कमरे खाली है। अब इस कॉलोनी में चार बंदे आए किराए के लिए, और इस पे एक ही आ रहा है, इस पे एक ही आ रहा है, बताओ। तो फिर देखो, वो 4 में से कोई भी आकर के फिल कर सकता है इसको। देखो ना, यहाँ 4 है यार, 4 में से कोई भी आएगा तो फिल नहीं हो जाएगा कमरा। तो इस कॉलोनी का कमरा फिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं फिर भी। और इसमें फिर क्या है, चांसेस बताओ क्या इसके? इसके चांसेस कम होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि एक ही 2 ही कमरे हैं और एक ही बंदा है आने वाला, और जरूरी नहीं है कि उसे मिल जाए, उससे पहले हो सकता है यहाँ वाले को पसंद आ जाए। ये 4 आ रहे ना, 4 किराएदार आ रहे यार, 2 कमरे हैं ना, तो उसके भरने की ज़्यादा चांसेस है ना। तो ये देखो, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक और, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी। यहाँ ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होंगे तो रिकॉम्बिनेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे और एक होल्स के नंबर पे। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों, तो प्रोपोर्शनलिटी एन इंटू एन एच हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले तो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, आगे ना मल्टीप्लाई में ये। अब देखो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया हमने यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R टाइम्स एन ई इंटू एन एच। तो किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, आपको पता है ये बात कि एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई, याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने होल्स के नंबर्स होते हैं उसमें। तो एन ई इक्वल टू एन एच, उसकी जगह आप लोग एन आई यूज कर सकते हैं। मतलब एन ई इक्वल टू एन एच, कोई एन होना था उसको लिखना था मुझे, उसकी जगह मैंने एन आई लिख दिया। नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो लिख दिया। और यहाँ पे रखा आपने इस फॉर्मूले में, तो क्या बन गया? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसके इक्वल हो गया? आर टाइम्स एन आई इंटू एन आई। एन ए की जगह भी एन आई, आर एच की एन एच की जगह भी एन आई, तो एन आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आर टाइम्स एन आई स्क्वायर। देखो यहाँ देखो, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर टाइम्स एन ई इंटू एन एच, यहाँ रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर टाइम्स एन आई स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या मिला मुझे? आर एन आई स्क्वायर इक्वल टू आर टाइम्स एन ई इंटू एन एच। आर से आर कैंसिल, तो क्या मिल गया बताओ? एन आई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? एन ई इंटू एन एच के इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन है जो बताएगी हमें, किसी भी, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे होंगे ना उस टाइम पे, ये बताएगी कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ाए और होल्स के नंबर क्या होंगे उसमें नंबर्स बढ़ाने पे, और ये होल्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे उस पर, ठीक है?